ये 30 सितंबर 2002 है। वॉशिंगटन में फ्रेंचमैन कूली। ये आदमी जो कभी 28,000 फीट से ऊपर बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के खड़ा था, वो अपने घर के दरवाजे से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर एक चट्टान पर अपने हाथों में चौक लगा रहा है। ये एवरेस्ट नहीं है, ये आर्कटिक नहीं है, ये एक मंगलवार दोपहर का शौकिया चढ़ाई है। लेकिन 2 सेकंड से कम समय में एक ऐसी चट्टान पर जो करीब 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है, वो सब कुछ जो पहाड़, तूफान और यहां तक कि एक ध्रुवीय भालू भी उसके साथ नहीं कर पाए, अब वैसे भी होने वाला है। ये है गोरन क्रॉप और ये हैं इस महान पागल स्वीडिश व्यक्ति के डरावने आखिरी मिनट। स्वागत है एक्सट्रीम एज पर, जहां दाव बड़ा है, लेकिन यह कोई भी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। अक्टूबर 1995 में गोरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कुछ ऐसा पागलपन भरा कहा कि अपोलो प्रोग्राम के इंजीनियर भी चौंक जाते। वो स्वीडन से माउंट एवरेस्ट तक जमीन के रास्ते साइकिल से जाने और बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे, और फिर उसी रास्ते से वापस घर लौटने वाले थे। आपके और मेरे लिए ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन गोरान के लिए ये बस 25 सालों तक अपनी किस्मत किसी और के हाथ में न छोड़ने का फैसला था। लार्स ओलाफ गोरान क्रॉप ने अपनी पूरी जिंदगी खुद को ऐसा इंसान बनाने में लगा दी थी जिसे कोई भी चीज चौंका न सके। जब वो करीब 6 साल का था, उसके पिता उसे गुलबर्ग ले गए। स्कैंडिनेविया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। गोरन के पिता ने उसे अपना सामान खुद उठाने दिया, जबकि आमतौर पर पिता सामान उठाते हैं। वहीं पर जब वह ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था, उसने सीख लिया कि उसका बोझ उठाने कोई नहीं आएगा। जितना लोग जानते हैं, उसने उसके बाद कभी किसी से मदद नहीं मांगी। तो जब उन लोगों ने जो वास्तव में गोरान को जानते थे इस योजना के बारे में सुना, वे जानते थे कि गोरान हमेशा यही करता था। जो भी उसे मार सकता है उसे हटाता था, ताकि किस्मत पर कुछ न छोड़ा जाए। इसी वजह से 7 साल बाद वॉशिंगटन की एक बेसाल्ट चट्टान पर जो हुआ वो अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हम जल्द ही उस पर आएंगे। 16 अक्टूबर 1995 को गोरान क्रॉप स्टॉकहोम से एक ट्रेलर के साथ स्टॉकहोम से निकले, जिसमें 238 पाउंड रस्सियां, टेंट, स्टोव और आइस एक्स लदे हुए थे। जूते और एवरेस्ट अभियान के लिए जरूरी सभी सामान जो उनके पीछे एक खास तौर पर बनाई गई क्रेसेंट साइकिल से जुड़ी ट्रॉली में था। और फिर वे जर्मनी, हंगरी होते हुए 8000 मील तक साइकिल चलाते गए। रोमानिया और तुर्की में सर्दियों के दौरान वे ईरान, पाकिस्तान, भारत से होकर गुजरे। 4 महीने तक अकेले ऐसी जगहों से गुजरे जहां ड्राइवरों ने सड़क से उतार दिया और बच्चों ने पत्थर मारे। सीमा रक्षकों को समझ नहीं आया कि वे क्या देख रहे हैं। कुछ टूटने पर उन्होंने उसे ठीक किया। बीमार होने पर वे तंबू में ही ठीक होकर आगे बढ़े। क्या आप सोच सकते हैं इसमें आत्मनिर्भरता के लिए कितना समर्पण चाहिए था? स्वीडन में घर छोड़ने के 4 महीने 6 दिन बाद गोरान क्रॉप फरवरी 1996 के अंत तक नेपाल पहुंच गए थे। उन्होंने आराम किया और फिर साइकिल से एरी पहुंचे, जो एवरेस्ट से ठीक पहले बसा एक छोटा पहाड़ी कस्बा है, जहां मार्च मध्य में सड़क खत्म हो गई। फिर उन्होंने लगभग 140 पाउंड वजन अपनी पीठ पर बांध लिया और एवरेस्ट बेस कैंप तक बाकी रास्ता पैदल चलना शुरू कर दिया। अप्रैल 1996 में उन्हें सिर्फ बेस कैंप पहुंचने के लिए हफ्तों पैदल चलना पड़ा, और इस बिंदु तक सब कुछ लगभग पूरी तरह से सही चल रहा था। आप सोच सकते हैं कि अब सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। ऐसा नहीं था, क्योंकि एवरेस्ट पर पहुंचना तो बस शुरुआत थी। वो सीधे शिखर तक नहीं जा सकता था, क्योंकि बिना तैयारी के अपने शरीर को इतनी ऊंचाई पर ले जाना उसके फेफड़ों को सचमुच कुचल सकता था। तो गोरान ने अगले कुछ हफ्तों तक धीरे धीरे हजारों फीट ऊपर चढ़ाई की और फिर बार बार नीचे उतरते रहे, जब तक कि उनका शरीर पहाड़ के अनुकूल नहीं हो गया। आखिरकार मई 1996 की शुरुआत में कई महीनों तक खुद को बेहद कड़ी मशक्कत में झोंकने के बाद गोरान शिखर की ओर रवाना हुआ। वो ऊंचाई पर चढ़ता गया, इस पहाड़ के कैंपों को पार करते हुए और मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करते हुए, जहां इंसानी शरीर धीरे धीरे मर रहा होता है, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हों। और 3 मई 1996 को दोपहर 1:30 बजे गोरान दक्षिणी शिखर पर थे, कहीं 28,000 फीट से ऊपर अकेले चढ़ रहे थे। बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के शिखर आखिरकार नजर आ रहा था। असल में उस दिन वह उससे लगभग 200 फीट ऊपर था। इतिहास रचने का मौका था। लेकिन गोरान ने गणना की
कि अगर वह चढ़ता रहा तो उतरने में कितना समय लगेगा, और उसे एक बड़ी समस्या दिखी। वह ऊपर तो जा सकता था, पर उसके पास नीचे लौटने के लिए न रोशनी बचती थी न ताकत। अगर आप हमारे वीडियो पहले भी देख चुके हैं तो जानते हैं, कई पर्वतारोही वापसी की तय समय सीमा नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने घर से एवरेस्ट तक साइकिल नहीं चलाई थी, तो उसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप खुद को उसकी जगह रखें। यहां तक पहुंचने में आपने कई महीने लगाए हैं। आप 2 महाद्वीप पार कर चुके हैं। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं कि आपने ये किया या नहीं। आप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे? गोरान क्रोप उस चीज से सिर्फ 200 फीट दूर, जिसके लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी पर साइकिल चलाई थी, वो मुड़े और वापस बेस कैंप चले गए। इसे हासिल करने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत थी, उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक युवा के रूप में गोरान स्वीडिश सेना में हवाई जहाज से कूदते थे। पैराट्रूपर्स का काम सिस्टम पर भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि हर सुरक्षा नियम खून से लिखा गया है। शायद वही सोच गोरान की हड्डियों में बस गई। मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि गोरान ने एक ऐसी गणना मानी जैसे शायद ही कोई पर्वतारोही माने। यहां तक कि उस सीजन के सबसे सम्मानित गाइड्स में से रॉब हॉल ने भी गोरान के फैसले को चढ़ाई से अधिक प्रभावशाली और शानदार समझदारी बताया। 1 हफ्ते बाद पहाड़ ने अपनी तय वापसी समय सीमा का पालन करना सही साबित कर दिया। 10 मई को एक तेज तूफान ने पहाड़ के ऊपरी हिस्से को घेर लिया। व्यावसायिक अभियानों के दर्जनों पर्वतारोही मौत के इलाके में ऊंचाई पर फंस गए थे। ठीक उसी समय जब उनमें से कई अपने निर्धारित समय से कई घंटे बाद नीचे उतर रहे थे। आसमान साफ होने तक 8 लोग मारे जा चुके थे। उन 2 गाइडों में से एक था रॉब हॉल। हाँ, वही रॉब हॉल जिसने गोरान की वापसी के फैसले की तारीफ की थी। वो पहाड़ पर ऊंचाई में अपनी तय वापसी की समय सीमा के कई घंटे बाद मर गया। उसने वही नियम तोड़ा जिसका पालन करने के लिए उसने गोरान की तारीफ की थी। गोरान तूफान से पहले ही बेस कैंप लौट गया था। वो वहीं रुक सकता था, और रुकता तो कोई उसे दोष नहीं देता। इसके बजाय उसने वापस मुड़कर उसी मौत के इलाके में सीधा कदम रखा जिससे वो अभी अभी बचकर निकला था, अपने से ऊपर अब भी फंसे पर्वतारोहियों के लिए सामान लेकर। और फिर 23 मई को उस हादसे के कुछ दिन बाद गोरान क्रोप अकेले बिना ऑक्सीजन या शेरपा के फिर से ऊपर गए, और इस बार वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अकेले खड़े हुए, स्वीडन में अपने घर के दरवाजे से खुद को और अपनी सारी चीजें वहां तक ले जाकर। फिर वह नीचे आए, आराम किया, फिर से साइकिल पर बैठे और घर लौट गए। स्वीडिश प्रेस ने उनके काम के लिए उन्हें एक नाम दिया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्हें द क्रेजी स्वीड कहा जाता था, और भले ही यह एक आकर्षक उपनाम है, लेकिन वे पूरी तरह गलत थे, क्योंकि पागल लोग अपनी जान से खेलते हैं। गोरान ने हमेशा यही कोशिश की कि वो ऐसा न करे। ये नाम उनके साथ रातों रात जुड़ गया। गोरान यूरोप के प्रमुख साहसी लोगों में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी यात्रा पर किताबें प्रकाशित की और व्याख्यान दौरे किए। इस दौर के उनके टीवी फुटेज भी हैं, जिनमें वे इंटरव्यू के दौरान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लोग उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर मरने जैसी कहानी भी ऐसे सुनाते थे जैसे कोई मछली पकड़ने की ऐसी यात्रा सुनाता है जो हाथ से निकल गई हो। बाहर से देखने पर लगता था कि उन्होंने एक जीवन में जितना हासिल किया जा सकता है कर लिया है, लेकिन गोरान कभी रुकने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अगर आप असल में जानना चाहते हैं कि वह कौन थे, देखिए 1999 में एवरेस्ट लौटकर उन्होंने क्या किया। क्योंकि चढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने और उनके अभियान साथी ने अपना समय पहाड़ पर कचरा उठाने में बिताया। एवरेस्ट से 25 फेंकी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे लाए। वैसे ये सिलेंडर दूसरों के थे। उस चढ़ाई में उनके साथ रेनाटा क्रुम्बस्का थीं, जो इतनी अच्छी पर्वतारोही थीं कि एवरेस्ट पर खड़ी हो सकीं, और गोरान उनके साथ अपना जीवन बिताने की योजना बना रहे थे। एवरेस्ट की चोटी पर उस महिला के साथ खड़े होना जिससे वह प्यार करते थे। गोरान ने जीवन की सबसे ऊंची चोटी शाब्दिक और भावनात्मक रूप से छू ली थी। बाहर से उनकी जिंदगी वैसी ही थी जैसी वो चाहते थे, लेकिन गोरान ऐसे नहीं थे कि चुप बैठ जाएं। अगले साल वे आर्कटिक महासागर की बर्फ पर टेंट में लेटे भालू की आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे। वो और स्वीडन के ओला शिनार्मो बिना मदद के उत्तरी ध्रुव तक स्की करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी सारी चीजें स्लेज पर पीछे खींचते हुए ले जा रहे थे। उसी बर्फ पर एक ध्रुवीय भालू ने उन्हें ढूंढकर पीछा किया। ऐसी जगह पर
जहां कोई रेंजर स्टेशन या हेलीकॉप्टर 20 मिनट की दूरी पर नहीं है। उन दोनों आदमियों के पास बस एक राइफल थी, जिससे वे उस जानवर को रोक सकते थे जिसे प्रकृति ने मारने की क्षमता के साथ बनाया है। भालू लगातार आता रहा। गोरान को आत्मरक्षा में और आगे बढ़ने के लिए उसे गोली मारनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में गोरान के अंगूठे में गंभीर शीतदंश हो गया। चौथे दिन अंगूठे में शीतदंश होना खतरे की चेतावनी है। उसने उस चेतावनी पर ध्यान दिया, लेकिन इस बार घर लौटने पर उसकी समझदारी का जश्न मनाने वाला कोई नहीं था। घर लौटने पर उसका इंतजार सुर्खियां कर रही थीं। एक प्रसिद्ध स्वीडिश लेखक ने भालू की खबर देखकर गोरान को सार्वजनिक रूप से अपराधी बताया, एक अवैध शिकारी। गोरान ने उसे कोर्ट में घसीटा, लेकिन हार गया। स्वीडन के सबसे मशहूर साहसी व्यक्ति अपनी ही देश की अदालत में बैठे और सुना कि जिसने उन्हें अपराधी कहा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद गोरान के भीतर स्वीडन से कुछ टूट सा गया था। 2 साल में उन्होंने और रेनेटा ने सामान पैक कर सियाटल, वॉशिंगटन के उपनगरों में जा बसे। वहां नए देश में उस औरत के साथ जिससे वह प्यार करता था, गोरान ने उस अभियान की तैयारी शुरू की जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभियान मानता था। अमेरिका में रहते हुए भी वो ही तरीका फिर से अपनाना चाहता था जिसने उसे किंवदंती बनाया। उसने अपनी जड़ों तक लौटने और स्वीडन से अंटार्कटिका नौकायन की योजना बनाई। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करके जाना और वापस आना, और फिर से घर लौटने के लिए नाव से जाना। बस एक ही समस्या थी, उन्हें नाव चलाना नहीं आता था। अब तक आप देख सकते हैं कि वो एक व्यवस्थित, आत्मनिर्भर और साहसी व्यक्ति थे। तो गोरान ने सीखना शुरू किया। हफ्ते के दिनों में धरती के महान पर्वतारोहियों में से एक को वॉशिंगटन के प्यूजेट साउंड में नौकायन सीखते देखा जा सकता था, और सप्ताहांत में वह चढ़ाई करते थे। चढ़ाई करना एक तरह से उनका शौक था। ये फिट और दिमाग साफ रखने का तरीका था। उनकी पसंदीदा जगह एक जगह थी जिसे फ्रेंचमैन कूली कहा जाता था। ये सियाटल, वॉशिंगटन से करीब 2.5 घंटे पूर्व था। ये घाटी काली ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है जो ऑर्गन पाइप्स जैसी सजी हैं। स्थानीय पर्वतारोही वहां छुट्टी वाले शनिवार को जाते हैं क्योंकि वहां धूप रहती है, वह पास पड़ता है और माहौल अनौपचारिक होता है। यहाँ की रॉक क्लाइंबिंग गोरान के मशहूर पर्वतारोहण जैसी नहीं थी। ये असल में चोटी पर चढ़ने जैसा भी नहीं है। गोरान को किंवदंती बनाने वाला पर्वतारोहण मौसम के खिलाफ सहनशक्ति का खेल है। ऊंचाई और समय के खिलाफ इसके खतरे, खतरनाक तूफान, हिमस्खलन, पतली हवा, और आप इनसे बच निकलते हैं योजना, फिटनेस, धैर्य के साथ, और ये जानकर कि कब पीछे हटना है। रॉक क्लाइंबिंग का खतरा छोटी छोटी बारीकियों में छुपा रहता है। हर कुछ फीट पर क्लाइंबर को रुककर हार्नेस से सुरक्षा उपकरण निकालकर चट्टान की दरार में लगाना पड़ता है। गिरने की स्थिति में हर लगाया गया टुकड़ा काम का होगा या बेकार, यह उंगलियों की उस परखी हुई समझ पर निर्भर करता है जो सालों की दोहराई गई प्रैक्टिस से आती है। ऐसा ज्ञान जो कोई भी सामान्य फिटनेस नहीं दे सकती। 30 सितंबर 2002 को जब वह वॉशिंगटन के रेगिस्तान की ओर सिएटल के पूर्व में गाड़ी चला रहे थे, मूर्खतापूर्ण जोखिम लेना उनके दिमाग में सबसे आखिरी बात थी। वह सोमवार था, मौसम गर्म और साफ था। गोरन अर्दान एरुच के साथ थे, एक तुर्की पर्वतारोही जिनके बड़े सपने थे। गोरन के नए अमेरिकी जीवन में उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक। अमेरिका होने से गोरन की जिंदगी में एक शांत लय आ गई थी, और ये दिन भी उसी का एक हिस्सा होना था। दोनों दोस्तों के पास लगभग पूरा कैनियन था, इसलिए उन्होंने सुबह दीवार के आसान रास्तों पर वार्म अप किया। इन शुरुआती आधुनिक चढ़ाइयों में स्थायी धातु एंकर पहले से ही चट्टान में बोल्ट किए गए थे। चढ़ाई करने वाले को ऊपर चढ़ते हुए सिर्फ रस्सी क्लिप करनी थी। तेज, सुरक्षित और सामान्य। ये चढ़ाई वैसी ही थी जैसे तैराकी में लैप्स लगाना, और सुबह इतनी अच्छी गुजरी कि शुरुआती दोपहर में गोरान ने चुनौती बढ़ाने का फैसला किया। उसने एयर गिटार नामक रास्ते की ओर देखा। यह 65 फुट लंबी दरार थी जो 2 विशाल बेसाल्ट चट्टानों के स्तंभों के बीच में थी। लेकिन सुबह की चढ़ाइयों के उलट दीवार में कोई स्थायी धातु सुरक्षा बोल्ट नहीं थे। एयर गिटार पर चढ़ते हुए अपनी सुरक्षा खुद बनानी होती है। ऐसा करने के लिए पर्वतारोही अपने साथ कई विशेष प्रकार की धातु की सुरक्षा उपकरण रखते हैं, जिन्हें अलग अलग आकार और प्रकार की दरारों में फिट करने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, वे इन उपकरणों को अपने हाथों से दरार में मजबूती से लगा देते हैं ताकि उनके पास अपनी रस्सियों को क्लिप करने के लिए कुछ हो। ऐसी चढ़ाई बेहद तकनीकी है। ये गोरान के लिए इस खास शैली में अब तक की गई सबसे कठिन चीज थी, लेकिन यह ठीक उसी सीमा पर था जहां तक उसे विश्वास था कि वह
कर सकता है। उसने सुरक्षा उपकरण हार्नेस पर लगाए, खुद को रस्सी से बांधा और गांठें जांची और अराडिन को बताया कि उसके दिमाग में क्या है। अराडिन ने उसे आगे बढ़ने को कहा और खुद नीचे रस्सी पकड़कर खड़ा रहा ताकि गिरने पर उसे पकड़ सके। और गोरन ऊपर चढ़ना शुरू किया। पहले 50 फीट तक उसने खूबसूरती से चढ़ाई की। उसके हाथ पैर दरार में जगह ढूंढते हुए दीवार पर ऊपर बढ़ते रहे। हर कुछ फीट पर वह रुककर धातु का वेज दरार में फंसा देता। अपनी रस्सी मजबूत लूप में क्लिप कर आगे बढ़ता रहता। नीचे की ओर ऑर्डिन रस्सी छोड़ता गया और अपने दोस्त को नीले आसमान में छोटा होते देखा। ऊपरी हिस्से के पास लगभग 55 फीट की ऊंचाई पर पूरे रास्ते का सबसे कठिन हिस्सा था। गोरान ठीक उसके नीचे रुक गया। उसने अपनी बेल्ट में हाथ डाला, एक मजबूत धातु की कील निकाली और उसे ठीक उसी जगह दरार में गहराई तक फिट कर दिया जहां वो चाहता था, इससे पहले कि वो आगे के कठिन मूव्स करने में जुटता। ऑर्डिन ने ऊपर देखा और उसे वहां ऊपर चोटी के पास देखा। सुरक्षा उपकरण उसके पैर के ठीक नीचे मजबूती से लगा हुआ था और गोरान क्रोप और एक और सामान्य दोपहर के बीच केवल कुछ फीट की कठिन चढ़ाई बाकी थी। एल्टन ने अपने पैर की स्थिति ठीक करने के लिए एक पल के लिए नीचे अपने पैरों की ओर देखा। तभी उसने ऊपर से अचानक एक आवाज सुनी और उसने ऊपर जो देखा वह अविश्वसनीय था। गोरान, वो जिसने इस चट्टान से सचमुच 1000 गुना ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की थी, न फिसल रहा था न रस्सी पर लटक रहा था, वह गिर रहा था। स्वाभाविक प्रतिक्रिया हावी हो गई। आयटन ने खुद को संभाला, क्योंकि पर्वतारोही के गिरने पर नीचे रस्सी पकड़ने वाला पूरा झटका सहता है। और मुझे यकीन है कि अगर आप रॉक क्लाइंबिंग नहीं करते हैं तो यह गिरना एक डरावनी आपात स्थिति जैसा लगता है, लेकिन इस खेल में गिरना इतना आम है कि पर्वतारोही वास्तव में इसकी उम्मीद करते हैं। एक अकेला पर्वतारोही जो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, वो एक दोपहर में रस्सी के सहारे करीब 1 दर्जन बार बिना नुकसान के गिर सकता है। इसके बाद जो होना चाहिए वो ये है कि रस्सी ऊपर लगे उस सबसे ऊंचे सुरक्षा उपकरण पर कसकर खिंच जाती है, धातु की कील टिक जाती है और पर्वतारोही बस कुछ फीट नीचे गिरता है। शायद वह गाली देता है और हाथ झटकता है, बस यही होता है। ऑर्डन ने रस्सी के झटके के लिए खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि उसे वही होने की उम्मीद थी। लेकिन वह भारी अचानक खिंचाव कभी नहीं आया। इसके बजाय उसने घाटी में एक जोरदार धातु जैसी आवाज गूंजती हुई सुनी और कसने के बजाय रस्सी उसके हाथों से ऐसे फिसली जैसे कोई ढीली डोरी हो, जैसे ऊपर वाले आदमी का कोई वजन ही ना हो। और उसी समय, इससे पहले कि ऑर्डिन कुछ बोल पाता या आंख झपका पाता, एक और तेज धातुई आवाज घाटी की दीवारों से गूंज उठी और एक और। गोरान को गिरने से रोकने के बजाय हर सुरक्षा उपकरण क्रम से निकलता गया, जिससे अगले पर और भी ज्यादा दबाव पड़ा। 1 सेकंड के भीतर गोरान 60 फीट नीचे ऐसे गिरा जैसे उसे सिर्फ हवा ने थाम रखा हो, और वह सीधे उस सपाट चट्टानी पट्टी से जा टकराया जो उस चढ़ाई के नीचे थी जहां ऑर्डन खड़ा था। और फिर घाटी में सन्नाटा छा गया। ऑर्डन कुछ ही सेकंड में पहुंचा, लेकिन गोरान का हेलमेट गिरते समय टूट कर निकल गया था और 60 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद इंसानी शरीर पर कठोर चट्टान का असर वाकई भयानक होता है। एल्टन ने सीपीआर शुरू किया और वह बहुत देर तक रुके नहीं, लेकिन वो समझ गए थे कि यही अंत है। उनके दोस्त की मौत उसी वक्त हुई जब वो सपाट चट्टान से टकराए। दुनिया का सबसे तैयार साहसी व्यक्ति सिर्फ 65 फुट की चढ़ाई में ऐसे ही चला गया। और आयटन के मन में उठने वाला सवाल कुछ ही दिनों में पूरे पर्वतारोहण जगत में गूंजने लगा। कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए जांचकर्ताओं को पीछे से कड़ियां जोड़नी पड़ी, दीवार और रस्सी पर अभी भी लटके गियर से, और वे टुकड़े जो उन्हें जमीन पर बिखरे मिले। पहले उन्होंने ऊपर की धातु की कील देखी जो चट्टान से उखड़ी थी। चढ़ाई में इस उपकरण का टुकड़ा कैम कहलाता है। आप ट्रिगर दबाते हैं, धातु के हिस्से अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और जब आप इसे किसी दरार के अंदर छोड़ते हैं तो वे फिर से खुल जाते हैं। यह बिल्कुल एक चीनी फिंगर ट्रैप की तरह काम करता है। जितना जोर से आप इसे नीचे की ओर खींचते हैं, उतनी ही मजबूती से यह चट्टान में बाहर की ओर दबाव डालता है। अगर इसे ठीक से लगाया जाए तो ये हजारों बार गिरते इंसान को बिना किसी दिक्कत थाम सकता है। समस्या ये है कि एयर गिटार की चट्टान चिकनी है। ऊपर जाते जाते दरार धीरे धीरे कहीं चौड़ी तो कहीं सकरी होती जाती है। कोई जगह शिकंजे जैसी मजबूत पकड़ दे सकती है और उससे 3 इंच दूर दूसरी जगह गीली साबुन की टिकिया जैसी फिसलन भरी पकड़ दे सकती है। उंगलियों से दोनों में फर्क पहचानना ताला बनाने वाले की कला है, जिसे गोरन ने सीखने का समय नहीं पाया। लेकिन इसके उखड़ने की वजह खराब रिप्लेसमेंट से भी ज्यादा पेचीदा हो सकती थी।
क्योंकि किसी कैम के फेल होने के लिए असल में किसी को गलती करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि भारी वॉशिंग मशीन खुद ब खुद फर्श पर चलने लगती है। किसी ने धक्का नहीं दिया, कंपन ने किया, हर बार हल्की झंझनाहट के साथ। एक कैम चट्टान की दरार में वही कर सकता है। अगर पर्वतारोही के हिलने पर रस्सी उसे काफी झकझोर दे तो वह कंपन करते करते ऊपर या नीचे खिसक सकता है। पर्वतारोही इसे वॉकिंग ही कहते हैं। एक कैम खुद को एकदम मजबूत पकड़ वाली जगह से खिसकाकर फिसलन भरी और बेकार जगह पर ले जा सकता है और ऊपर चढ़ रहा पर्वतारोही को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो चाहे वो गलत तरीके से लगाया गया हो या बस कोई इत्तेफाक से हुई कंपनी, जब गोरान गिरे, जो कैम पीस उन्हें 50 फीट की ऊंचाई पर थामे हुए था, वो बस निकल गया। कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, एक चोटिल अहंकार और डर के साथ, क्योंकि पर्वतारोही ऐसे रास्ते पर सिर्फ एक कैम के सहारे नहीं चढ़ते। नहीं, वे इन चीजों की श्रृंखला बनाते हैं जिन्हें हर कुछ फीट दरार में लगाते हैं। चढ़ते समय सभी रस्सी से क्लिप किए जाते हैं। अगर एक हिस्सा फेल हो तो नीचे वाला हिस्सा गिरने से बच सके। जो कैम निकल गया था उसके कुछ फीट नीचे गोरान ने एक दूसरा कैम भी लगाया हुआ था, बिल्कुल वहीं पर रखा हुआ था जहां उसने उसे लगाया था, और वो हिस्सा टिक गया। उसने वही सब किया जो उसे करना था। वो हिला नहीं, वो खिसका नहीं, उस दरार से 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन उस कैम और गोरन की रस्सी के बीच में चढ़ाई के उपकरण की एक छोटी पट्टी थी, और उस छोटे से उपकरण ने सब कुछ बदल दिया। जरा एक छोटी सी बात बीच में, हर महीने एक कहानी होती है जो कभी यूट्यूब पर नहीं जाती। अगर आप चाहे तो वो वहां है, पेट्रियन, लिंक नीचे है। अब हम कहाँ थे? जो लिंक वेज को रस्सी से जोड़ता है वह धातु की क्लिप होती है जिसे कैराबिनर कहते हैं। कैराबिनर खेल का सबसे भरोसेमंद उपकरण है और इसका कारण भी है, क्योंकि बंद कैराबिनर लगभग 5000 पाउंड तक भार सह सकता है। आप सचमुच एक छोटी कार को इससे लटका सकते हैं। पर्वतारोही इन्हें क्लिप करते हैं, इनके बारे में भूल जाते हैं और पूरी जिंदगी बिना दोबारा सोचे इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन वो भरोसा एक चीज पर टिका है। अगर आपने कभी इसे पकड़ा नहीं है तो मैं समझाता हूँ। कार्बिनर असल में एल्यूमिनियम का डी आकार का छल्ला होता है। डी के एक ओर मोटी ठोस धातु की छड़ होती है जिसे स्पाइन कहते हैं। दूसरी ओर स्प्रिंग वाला धातु का खुलने वाला हिस्सा होता है जिससे अंगूठे से अंदर की ओर दबाकर रस्सी उसमें डाली जाती है। जब आप छोड़ देते हैं वो गेट जोर से बंद हो जाता है। ऊपर की छोटी सी नॉच में क्लिक हो जाता है जिससे सर्कल पूरा हो जाता है, और जब तक वो सर्कल पूरी तरह से बंद है वो छोटी सी एल्यूमिनियम क्लिप लगभग अटूट होती है। पर्वतारोही के गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा सीधे मजबूत धातु वाले हिस्से में पहुंचती है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो जबरदस्त ताकत पूरी तरह से उस छोटी सी स्प्रिंग वाली गेट पर निर्भर करती है जिसे मैंने अभी दिखाया था, जो ठीक उसी पल पूरी तरह से बंद होनी चाहिए जब वजन उस पर पड़ता है। अगर वो गेट थोड़ा सा भी खुला रह जाता है या अगर कार्बिनर को जबरदस्ती साइड में घुमा दिया जाता है जिससे रस्सी मजबूत धातु वाले हिस्से की बजाय कमजोर गेट के ऊपर से खिंचती है तो भौतिकी तुरंत बदलती है। इसे सोडा कैन जैसा समझें। अगर आप खाली कैन को मेज पर सीधा खड़ा करें तो वह काफी मजबूत होता है, आप उस पर खड़े हो सकते हैं, वह वजन सह सकता है। लेकिन अगर आप कैन को साइड में लिटा दें तो बच्चा भी उसे चपटा कर सकता है। उसकी तेज गिरावट की ऊर्जा बैकअप वेस्ट से टकराई तो रस्सी का कार्बिनर उसे रोक नहीं सका, वो पूरी तरह से टूट गया। जब जांचकर्ताओं ने असली टूटा हुआ कार्बिनर उठाया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, यह जांचने के लिए कि कहीं धातु खुद क्षतिग्रस्त या फटी हुई तो नहीं थी, या शायद यह कमजोर बैच था। धातु एकदम सही थी, बहुत ही परफेक्ट, उसमें कोई डेंट या खरोंच नहीं थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जब वो गिरा तब वो गेट खुला हुआ था। तो फिर गेट खुला कैसे? विशेषज्ञों ने इसे 2 संभावनाओं तक सीमित किया और दोनों एक छोटी सी बात पर टिक गईं, जिस तरह क्लिप चट्टान से जुड़ी थी। पहला विकल्प यह था कि खुद चट्टान ने उसे खोल दिया, क्योंकि लंबी ढीली पट्टी का इस्तेमाल करने के बजाय जो मेटल क्लिप को आजादी से लटकने देती है, गोरन एक छोटे कड़े जोड़ का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत सख्त था। क्लिप ऊबड़ खाबड़ चट्टानी दीवार से कसकर सट गई थी। अगर क्लिप दरार के किनारे धक्का खाता तो चट्टान उस छोटी स्प्रिंग वाली कुंडी को दबाकर खोल सकती थी। ये वैसे ही है जैसे दरवाजे के आगे ईंट रख देना। जब उसका वजन पड़ा तो दरवाजा बंद नहीं हो पाया क्योंकि रास्ते में पत्थर था। दूसरा विकल्प यह था कि क्लिप साइड में मुड़ गई थी,
और क्योंकि वह जुड़ाव इतना कड़ा था, जब गिरने के दौरान रस्सी अचानक कस गई तो उसने क्लिप को जोर से साइड में खींच लिया, तो वजन सीधे नीचे खींचने के बजाय धातु का सबसे मजबूत हिस्सा उस पर खिंचाव एक अजीब कोण से पड़ा। जब कार्बिनर को अजीब कोण से खींचते हैं, धातु बस इतना झुक जाती है कि वह छोटा सा गेट अपने आप पूरी तरह से खुल जाता है। विशेषज्ञ कभी भी निश्चित रूप से यह साबित नहीं कर पाए कि इन दोनों में से कौन सा हुआ। दोनों सिद्धांत उसी छोटे कठोर गियर के टुकड़े की ओर इशारा करते हैं। उस छोटे विवरण ने पर्वतारोहण जगत में बड़ी बहस छेड़ दी। क्या गियर ने गोरन का साथ नहीं दिया या गोरन ने गियर का? कुछ पर्वतारोही कह रहे हैं कि गलती कार्बिनर की है। अगर जीवन बचाने वाला कोई उपकरण सिर्फ दीवार से रगड़ने पर खुल सकता है तो उसका डिजाइन खराब है बस। लेकिन सच कहूं तो इस कहानी में जो बात मेरा दिल तोड़ती है वो ये है, गोरन द्वारा इस्तेमाल किए छोटे सख्त कनेक्शन सुबह की आसान चढ़ाई के लिए बिल्कुल सही थे, जहां सेफ्टी बोल्ट सीधे एक सपाट एक सी दीवार में लगाए गए थे। लेकिन खुरदरी चट्टान की दरार में आपको गियर ढीला लटकाना पड़ता है ताकि वो पत्थर में ना उलझे। पर्वतारोही कहते हैं कि जिसने एवरेस्ट पर साइकिल चलाई है वह खुरदरी चट्टान पर सख्त पट्टे का इस्तेमाल करने जैसी नौसिखियों वाली गलती नहीं करेगा। उनकी नजरों में गोरान की सिर्फ किस्मत खराब नहीं थी, उसने खुद अपने लिए मौत का जाल तैयार किया। जो उपकरण कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल सही काम कर रहे थे वही एक चढ़ाई के लिए गलत साबित हो गए जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और वही छोटी सी गलती गोरान क्रोप की जान ले गई। हादसे के कुछ समय बाद एरिडन अरूज फ्रेंचमैन कूली वापस चला गया। वो गोरान के माता पिता को साथ लाया जो स्वीडन से उस जगह देखने आए थे जहां उनके बेटे की जान गई थी। और एर्गिटार की तलहटी में उस काले पत्थर पर एरिडन ने एक स्मारक छोड़ा जिसमें 3 शब्द लिखे थे। वही बात जो गोरान हर बार दोनों अंगूठे ऊपर करके कहता था जब भी तैयारी रंग लाती थी। क्रोप शिखर पर। गोरन क्रोप ने अपना पूरा जीवन ये साबित करने में बिता दिया कि तैयारी से लगभग किसी भी चीज पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जितनी भी तैयारी कर लो वो तुम्हें उन जोखिमों से नहीं बचा सकती जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। इस पर्वतारोही का भी यही मानना था। उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह की और ये सोचकर खुद पर हंसी आई कि ये कितना आसान था। आल्प्स में एक धूप भरी दोपहर, चढ़ाई करते समय उसने एक साधारण सी गलती कर दी। इसके बाद ये हुआ।